आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर बेयर्स हर जगह नजर आए। ये मंजर उस मूवी की याद दिलाता है जिसका नाम है द रेवेनेंट, जिसमें एक बड़ा बेयर अटैक करता रहता है बार बार। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,683 2.45% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,576 2.55% नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,252 1.5% नीचे। नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी और इसके स्टॉक्स में काफी बेयरिश ट्रीटमेंट देखने को मिली पिछले 5 दिन में। बेयर्स का पक्ष भारी होता नजर आया पेसिमिज्म के चलते, जहां पे नेगेटिव कैटलिस्ट देखने को मिले। एक तो भारतीय कॉर्पोरेट्स के Q3 FY26 रिजल्ट्स को लेकर काफी एंग्शियसनेस है। दूसरा ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस है। तीसरा मैसिव प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। चौथा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली की। इस जनवरी महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 8,808 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। और तो और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ट्रंप ने एक बिल का समर्थन किया है जिसमें 500% के टैरिफ रेट्स लग सकते हैं इंडियन गुड्स पर। और आखिर में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, जहां पे टेंशंस बढ़ रहे हैं वेनेजुएला को लेकर। इसीलिए ज्ञान मंत्र यह कहता है कि एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना दलाल स्ट्रीट पर ऐसा है मानो कि एक रेत में ऊंची इमारत का खड़ा करना। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है पर्माबुल स्कैम के लिए। संक्षेप में कहे तो और मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है अगर ट्रंप ने और टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए तो, जहां हमारे मार्केट्स पहले से ही ओवरबॉट और कंप्लेसेंट है। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी की जमकर पिटाई होती नजर आई, जहां पे हफ्ते का 2.45% नीचे हुआ। और नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 26,000 मार्क के नीचे भी बंद हुआ। टेक्निकली भी निफ्टी 21 डीएमए के नीचे व्यापार कर रहा है, जो है 26,029 मार्क पर। 50 डीएमए के भी नीचे व्यापार कर रहा है, जो है 25,964 मार्क पर। किंतु अभी भी कैसे भी करके 100 डीएमए के ऊपर है, जो है 25,541 मार्क पर। और 200 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,052 मार्क पर। बैंक निफ्टी भी 1.50% नीचे गिरा, जहां पे मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला। और नेगेटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी की तरह ही गिरता नजर आया और साइकोलॉजिकल 60,000 मार्क के नीचे। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए 56,248 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.39% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.14% नीचे रहा। बावजूद इस बात के कि दोनों ही इंडाइसेस ने नए रिकॉर्ड हाइस कायम किए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.04% नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3.08% नीचे गिरा, जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग और प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते नजर आए। पिछले हफ्ते कोई भी सेक्टर बुलिश सेक्टर नहीं रहा। बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एनर्जी 5.14% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 4.74% नीचे, निफ्टी मेटल 2.86% नीचे, निफ्टी रियल्टी 2.76% नीचे, निफ्टी मीडिया 2.57% नीचे, निफ्टी ऑटो 2.49% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 1.21% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.13% नीचे, निफ्टी आईटी 0.76% नीचे। पिछले हफ्ते स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीचे गिरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार जापानीज मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्टबैंक ने अपना 2.15% स्टेक बेच दिया है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, उनके इन्वेस्टमेंट व्हीकल SVF2 ऑस्ट्रिच DE LLC द्वारा। ये खबर रेगुलेटरी फाइलिंग अनुसार देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया भी 4.41% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे फर्म को कम्युनिकेशन मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से AGR ड्यूज को लेकर। AGR ड्यूज FY7 से लेकर FY19 तक 31 दिसंबर 2025 तक मैक्सिमम ₹124 करोड़ पे होने चाहिए अगले 6 साल में, यानी कि मार्च 2026 से मार्च 2031 तक। और उसके बाद ₹100 करोड़ एनुअली पे होने चाहिए अगले 4 साल के लिए, यानी कि मार्च 2032 से मार्च 2035 तक। TCS भी नीचे गिरता नजर आया। Q3 रिजल्ट्स जिसके आने वाले हैं सोमवार 12 जनवरी 2026 को। मीशो भी नीचे गिरता नजर आया, जहां पे मेघा अग्रवाल जो कि जनरल मैनेजर है बिजनेस की, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, जो 7 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हुआ है। टाटा स्टील भी 2.45% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का भारत का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 6.34 मिलियन टन पर देखने को मिला Q3 FY26 में, जो 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर रहा। और ईयर ओवर ईयर भी, जिसमें हायर आउटपुट देखने को मिला जमशेदपुर और कलिंगानगर फैसिलिटीज में। अदानी पोर्ट्स भी नीचे गिरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार फर्म का टोटल कार्गो हैंडलिंग 41.9 मिलियन मीट्रिक टन्स का देखने को मिला दिसंबर 2025 में, यानी कि 9% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। साथ साथ स्ट्रॉन्ग ईयर ओवर ईयर 18% सर्ज देखने को मिला है कंटेनर वॉल्यूम्स में भी। ईयर टू डेट की बात करें तो यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 367.3 MMT का कार्गो हैंडल किया है, यानी कि 11% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखने को मिला है।
अब इंडियन ज्वेलरी स्टॉक्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग Q3 FY26 बिजनेस अपडेट्स देखने को मिले हैं, जहां रेजिलिएंट कंज्यूमर डिमांड देखने को मिला है। सेंको गोल्ड सबसे आगे बढ़ता नजर आया 9.05% ऊपर, जबकि कल्याण ज्वेलर्स 2.26% ऊपर रहे और दोनों ही कंपनीज ने रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है, जिसमें बॉयंट फेस्टिव सीजन और एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन देखने को मिला। टाइटन कंपनी भी मोमेंटम में नजर आया। टाइटन कंपनी भी 3.74% ऊपर बढ़ा, जहां पे स्टॉक प्राइस ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया ₹4,312 पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो 40% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दर्ज की है कंज्यूमर बिजनेस में Q3 FY26 में। लेमन ट्री होटल्स नीचे गिरता नजर आया, जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार वॉरबर्ग पिंकस, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने मीनिंगफुल स्टेक एक्वायर किया है होटल चेन में। वॉकहार्ट भी नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के शेयर्स कंसोलिडेट होते नजर आए उनके एप्लीकेशन के बाद जो उन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को किया है उनके नोवेल एंटीबायोटिक WCK-522 के लिए। लोढ़ा डेवलपर्स भी नीचे गिरते नजर आए। बावजूद इस बात की कि प्री सेल्स 25% जंप कर गए ₹56,200 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा Q3 FY25 में ₹45,100 करोड़ पर था। कलेक्शन 17% नीचे गिरते नजर आए ईयर ओवर ईयर ₹35,600 करोड़ पर Q3 FY26 में। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने 52 वीक लो कायम किया है, जहां पे स्टॉक प्राइस 5.64% नीचे गिरता नजर आया। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹2,438.7 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY26 में, जो 13.4% ईयर ओवर ईयर ऊपर रहा। डोमिनोज ने लाइक फॉर लाइक LFL ग्रोथ दर्ज किया 5% का। HDFC बैंक 6.25% नीचे गिरता नजर आया Q3 अपडेट के बाद। HDFC बैंक ने 11.9% ईयर ओवर ईयर लोन ग्रोथ दर्ज किया और 11.5% ईयर ओवर ईयर डिपॉजिट ग्रोथ दर्ज किया Q3 FY26 के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे NSE ने डीमर्जर क्लियर किया है उनके मल्टीपल हेल्थ बिजनेस का। कंपनी को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से यानी कि CCI से अप्रूवल मिल गया है सितंबर में। अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपने हेल्थ केयर चेन को डीमर्ज करने का निर्णय लिया उनके ओमनी चैनल और डिजिटल हेल्थ बिजनेस को, जिसमें 24/7 टेली हेल्थ बिजनेस भी इंक्लूडेड है, जो जुलाई 2026 के लिए इस साल तक नई एंटिटी बन जाएगा। डिलीवरी थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को फेवरेबल निर्देश मिले हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील से, जिन्होंने उनकी ₹1.37 करोड़ की पेनल्टी को खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.84% ऊपर, टाइटन 3.7% ऊपर, ICICI बैंक 3.61% ऊपर, iShares मोटर्स 2.35% ऊपर, एशियन पेंट्स 1.91% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे ट्रेंट 9.9% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 7.35% नीचे, HDFC बैंक 6.25% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 5.53% नीचे, इंडिगो 5.13% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? अच्छी खबर यह है कि वॉल स्ट्रीट ने अभी भी रिकॉर्ड हाईस कायम किए हैं, जहां पे डाउ जोन्स साइकोलॉजिकल 50,000 मार्क के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आ रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि मार्केट्स मानकर चल रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व 2 रेट कट्स करेगा साल 2026 में, जो ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट को सपोर्ट भी करेगा। हमारे यहाँ बात करें तो अहम ट्रिगर्स है कि सबका फोकस Q3 FY26 रिजल्ट्स पर रहेगा, जहां पे TCS औपचारिक रूप से Q3 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा 12 जनवरी 2026 को। फिलहाल ग्लोबल अटेंशन की बात करें तो सबका ध्यान यूएस सुप्रीम कोर्ट के लॉन्ग अवेटेड वर्डिक्ट पर रहेगा, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रेजिम की लीगैलिटी पर सवाल उठाता है। मार्केट क्लोजली देख रहे हैं कि क्या ये कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा टैरिफ्स को पूरी तरह से या फिर पार्शियली। अगर रूलिंग टैरिफ्स के खिलाफ आता है तो ये रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है इंडियन इक्विटीज में, क्योंकि हमारा देश भारत ही है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस टैरिफ्स की वजह से, जहां पर हमें क्यूमुलेटिव टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है 50% तक। भारत यूएस ट्रेड रिलेशंस में काफी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ट्रम्प को ये पसंद नहीं है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे और इस वजह से वे हम पे और टैरिफ्स लगा रहे हैं। इतने सारे नेगोशिएशन राउंड होने के बावजूद भी अभी भी बायलैटरल एग्रीमेंट का कहीं भी पता नहीं है। ऊपर से और टैरिफ्स लगने का डर होने की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली भी चिंता का विषय बना हुआ है। इकोनॉमिक रडार पर अगर बात करें तो इस हफ्ते सबका ध्यान जनवरी 12 को आने वाले दिसंबर CPI इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा। ये डेटा क्लोजली देखा जाएगा RBI द्वारा पॉलिसी क्यूज को लेकर। नवंबर महीने की बात करें तो ईयर और ईयर CPI 0.71% पर देखने को मिला था और अक्टूबर महीने में यही आंकड़ा 0.25% से बढ़ा था। बुधवार 14 जनवरी को सबका ध्यान दिसंबर WPI डेटा पर रहेगा। नवंबर महीने की बात करें तो होलसेल फूड प्राइसेस 2.60% ईयर ओवर ईयर नीचे गिरते नजर आए थे। यही आंकड़ा अक्टूबर महीने में 5.04% का डिक्लाइन दिखा रहा था। 13 जनवरी को यानी कि मंगलवार को सबका ध्यान यूएस दिसंबर CPI डेटा पर रहेगा, जो फेड की रेट ट्रेजेक्टरी को डिसाइड करेगा। संक्षेप में कहे तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि भारी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले हफ्ते में। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.
This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.